Monophthongs have, there are total 12 monophthongs or 12 pure vowel sounds and 8 diphthongs, also called as vowel glides. Okay, so in total there are 20 vowel sounds, we can say. All right. So learners, we can say that meters. When we talk about meters, then there is a method of analyzing meters, and that is called as Scansion. You can write in capital Scansion. Very important. Scansion. Scansion. Okay, that is visual study of meters. Visual study of meters. मोनो के बाद बेटा पी है, मोनोप्थॉन्ग्स, MONOPTHONGS, मोनोप्थॉन्ग्स. ठीक है. So Scansion is a visual study of meters. Let's quickly do a practical example of Scansion so that it becomes easy for us to understand what is a Scansion. Okay. So let's write a beautiful poem from Keats, a line from Keats: "A thing of beauty is a joy forever." Beautiful line taken from the poem Endymion. You must have come across this line even in your 12th class or yes, in NCRT. Endymion. Again, as we have learned in the elegies that these are all names of Greek shepherds. So Endymion क्या है? एक Greek shepherd का नाम है. ठीक है? तो साथियों, a thing of beauty is a joy forever में अब हम देख लेते हैं स्कैंजन करके. तो जैसे कोई भी हमारा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा उसको हम यू से लिखेंगे. ठीक है. और स्ट्रेस्ड सिलेबल को हम एस से लिखेंगे. ठीक हो गया. तो कहने का मतलब कि अब हम इसमें देखें, पहली साउंड अगर हम देखें तो पहली साउंड है अनस्ट्रेस्ड थिंग. हमें खाली वॉल साउंड्स को देखना है बेटा. थिंग क्या है? स्ट्रेस्ड. ऑफ, ऑफ में अनस्ट्रेस. व्यू, व्यू में यहाँ पर अंडरलाइन होगा स्ट्रेस. टी, अब देखना ये वहां पर, यहाँ पर वाई है बट ये साउंड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है वॉल साउंड. वॉल साउंड मीन स्वर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनस्ट्रेस इज, स्ट्रेस unstress, joy, again stress, forever, again unstress, and then ever stress. लास्ट का खाली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पेयर जैसा पैटर्न बन रहा है. आइए देख लेते हैं ये कैसा पैटर्न है. तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला साउंड है वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, अनस्ट्रेस स्ट्रेस. तो आप देख रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा, है ना? क्या बन रहा है सर? ये तो हो गया याम वन, तो आई वन. ये क्या हो गया? याम टू, यानी आई टू, याम टू. और ऐसे ही ये क्या हो गया? याम थ्री. इस डायग्राम को आप जो पहले बना चुके हैं वो लोग भी बना लें तो कोई बुरा नहीं है, प्रैक्टिस होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इयाम्बिक पेंटामीटर निकालना सीख रहे हैं. नोट कर लेंगे. अब इयाम्बिक पेंटामीटर दो तीन कलर से बनाइए. अगर अभी एक ही पेन है कोई बात नहीं, घर पे जाके दो तीन कलर्स का यूज करें और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हुए बना दीजिए. तो ये बन गया आपका इयाम्बिक पेंटामीटर. ऑनलाइन में नए साथियों को क्लियर हो रहा है? एक बार बता दें. ठीक है. तो हमने इसमें देखा इयाम्बिक पेंटामीटर बन गया ये. याम के 5 जोड़े आ गए, तो इयाम्बिक पेंटामीटर. ठीक है.
अब यहाँ पर देखना, ये जो है ये स्कैंजन है और 5 पेयर्स ऑफ याम इज इक्वल टू याम्बिक पेंटामीटर। Iambic pentameter, it's called as the most common meter of English poetry. Iambic pentameter is called as the most common meter. लिख लेंगे इसके आगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। Most common meter of English poetry. चलिए, सबने बना लिया तो फिर हम इसको मिटा देंगे। तो जब हम अभी हमने देखा कि जब हम इंग्लिश में रिदमिक वे में पढ़ते हैं, अभी एलटी लेक्चर का एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो हम रिदमिक वे में पढ़ते हैं, जैसे हम इसको फ्लैट नहीं पढ़ेंगे। हिंदी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन के कंटेक्स्ट में फ्लैट है, ठीक है, उसका रिदमिक प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अप्स एंड डाउन्स हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ओके, तो यानी कि इसका जो रिदमिकल पैटर्न है, हम इसको ऐसे बोलेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ऐसे नहीं बोलेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फ्लैट नहीं बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी लैंग्वेज है जिसमें, हिंदी या इंग्लिश में से, जिसमें जो बिल्कुल फ्लैट बोली जाती है, तो आंसर आएगा हिंदी। और इंग्लिश के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिदमिक साउंड्स हैं। इंग्लिश में एक वर्ड यूज कर लें, रिदमिक, रिदम, इट हैज अ नेचुरल रिदम टू इट, सो रिदमिक पैटर्न्स। इन रिदमिक पैटर्न्स को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? म्यूजिक में भी होते हैं रिदमिक पैटर्न्स, नोट्स। नोट्स खासकर जब हम उसको लिखते हैं तो बोलते हैं, और जो सुनाई देती है हमें रिदमिक पैटर्न्स, उनको बीट्स, क्या बोलते हैं, बीट्स। तो नोट कर लेंगे, बीट्स। और यही चीज जब हम, जैसे आपने देखा होगा ना, म्यूजिक वाले नोट नहीं करते, जो साउंड के पैटर्न होते हैं उनको कोड्स में नोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नोट्स। क्या बोलते हैं, नोट्स। एनोटेट करना भी कहते हैं उसको वैसे, नोट्स। एनोटेट तो वैसे किसी भी चीज को जब हम स्क्रीन पर लिखते हैं उसको कहते हैं। तो नोट्स, म्यूजिक के जो रिदम्स होते हैं उनको लिखने की जो लिपि होती है उसको कहते हैं। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, म्यूजिक के जो साउंड्स होती हैं, रिदमिक साउंड्स, उनको लिखने की जो स्क्रिप्ट होती है उसको नोट्स कहते हैं। हाँ, लिपि, लिपि मीन्स अक्षरों की बनावट, ठीक है। और बीट्स उसकी जो साउंड एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम ऑरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरल। नोट कर लेना, AURAL। एक तो ओरल होता है, एक ऑरल होता है, ठीक है। अब ऑरल क्या होता है, ऑडियो प्लस ओरल। ऑरल क्या है बेटा, हाँ, ऑडियो, ऑडियो का AU ले लिया और ओरल का RAL ले लिया। नया वर्ड दे रहा हूं, ऑडियो प्लस ओरल इज इक्वल टू ऑरल। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखना, अब ये खाली सुनने के लिए ही नहीं है, ये बोलने के लिए भी हो गया। ऑरल मीन्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, दोनों को एक ही वर्ड में समेट दिया, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, बता रखा है मैंने, पुराने साथी बताएं। जब दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड बन जाता है, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। हाँ, ब्रंच एग्जांपल है, वेरी गुड। देखो, ब्रंच किस किस का एग्जांपल बना, ब्रेकफास्ट, ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। कहते क्या है इनको, आइए देख लेते हैं। ऑनलाइन में भी कोई साथी जवाब नहीं दे रहा है आज, क्या बात हो गई, हमने भात ज्यादा तो नहीं खा ली, इसकी वजह से नींद आ रही हो कहीं। अनीता खाती, और भी सारे बच्चे सब सुन रहे हैं आज, देखा टॉपिक की आज मीटर है, पढ़ रखा है, तो छुट्टी मार ले, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, हैं? जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स को, पोर्टमैंटियू। क्या कहते हैं, पोर्टमैंटियू। अगर याद नहीं है तो उसका मतलब अभी और मेहनत करनी है,
कोई बात नहीं, तो लिख लेंगे पहले तो। पोर्टमैंटियो की स्पेलिंग देख लेते हैं, आइए। ये कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स मिल रहे हैं आज आपको। पोर्टमैंटियो, PORTMANTEAU, पोर्टमैंटियो। पोर्टमैंटियो लिख लेंगे, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। एग्जाम्पल लिख लेंगे, स्मॉग, ब्रंच, इंग्लिश। ऑनलाइन में सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? पोर्टमैंटियो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, नहीं, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से जब कोई वर्ड बनता है उसको पोर्टमैंटियो कहते हैं। अब इसके बेताज बादशाह इंग्लिश लिटरेचर में कौन थे? जेम्स जॉयसे। कौन थे? जेम्स, इनको पढ़ा जाता है जॉयसे, JOYCE। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स इन इंग्लिश, नोट कर लें, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स इन इंग्लिश, जेम्स जॉयसे। आयरिश थे ये, आयरिश। और इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट नॉवल है वो क्या है? यूलिसिस, ULYSSES, यूलिसिस। जेम्स जॉयसे का यूलिसिस 1922, जो कि 1922 लैंडमार्क ईयर माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में। नोट कर लेंगे 1922। हाई मॉडर्निज्म भी कहा गया है इस ईयर को। क्या कहा गया है? हाई मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में भी हाई मॉडर्निज्म, यानी अपनी पीक पर था जब मॉडर्निज्म, तो उसको बोला जाता है 1922 का ईयर। कल याद होगा बीबीसी की स्थापना का वर्ष भी यही था, बताया था मैंने। टीएस एलियट की द वेस्टलैंड भी इसी साल छपी, और आज हम देख रहे हैं जेम्स जॉयसे का यूलिसिस भी इसी साल आया है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। अब एक चीज ये देखना कि जेम्स जॉयसे अप्लाइड दिस टेक्निक, ना पूरा लिख लेना, पोर्टमैंटियो की टेक्निक को नॉवेल्स में पहली बार किसने अप्लाई किया था? जेम्स जॉयसे ने किया था। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मीटर पर, और कुछ फेमस मीटर्स या स्टैंजा फॉर्म्स को देख लेते हैं, आइए। स्टैंजा फॉर्म्स, इंग्लिश पोइट्री के कुछ फेमस स्टैंजा फॉर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, जो कि बार बार आता है, ब्लैंक वर्स। एकदम बीए के लेवल से उठते हुए नेट के लेवल तक ब्लैंक वर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो बेहतर है कि इसका सामना आज ही कर लिया जाए। तो ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो ब्लैंक माने खाली, एम्प्टी, और वर्स, VERS, मैं कई बार बता चुका हूँ क्या है वर्स का मतलब। मेट्रिकल कंपोजिशन, कोई भी कविता जो छंदों में है। मीटर का मतलब, आज मैंने मीटर टॉपिक ही है, हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं, छंद यानी स्वरों की एक व्यवस्था, स्वरों की एक व्यवस्था जो अपने आप को दोहराती है। अब कोई भी चीज अगर व्यवस्था है तो दोहराएगी, ऑब्वियस है, नहीं तो व्यवस्था ही कैसे होगी? व्यवस्था का मतलब क्या है? एक उसमें अंतर्निहित बात है, दोहराव। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई बड़ी व्यवस्थित चीजें लग रही हैं इस कमरे में, मतलब चीजों का रिपीटेशन है। जब जब रिपीटेशन होगा तब तक क्या होगा? दोहराव होगा, यानी कि, मैं सॉरी, तब तक व्यवस्थित होंगी चीजें। जब जब रिपीटेशन होगा तब तक चीजें क्या होंगी? व्यवस्थित होंगी। तो कहने का मतलब कि ब्लैंक वर्स, फिर आइए देखते हैं, तीन शब्दों में इसको खत्म कर देते हैं। क्या है? अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। कैपिटल में ही लिख देंगे, 5 स्टार लगा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास का, अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे कैपिटल में है, नोट कर लें, अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिंपल सा हो गया। अनराइम्ड का मतलब आप इसको बॉक्स कर सकते हैं। अनराइम्ड किसको दिखा रहा है? ब्लैंक को। ब्लैंक का मतलब कोई चीज जो राइम नहीं करेगी जब, तो उसको हमने ब्लैंक कहा है या अनराइम्ड कहा है। और याम्बिक पेंटामीटर आपको पता ही है, याम्बिक पेंटामीटर को आप बॉक्स कर लें और उसको एरो लगा के जोड़ दें वर्स से। वो एक वर्स है, एक छंद का नाम है। तो अगर कभी भी इंटरव्यू में या घुमा के पूछेगा, ठीक है,
तो आप कितने ही एंगल से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 पेयर्स ऑफ याम विच डू नॉट राइम, या अलाइन विथ 5 पेयर्स ऑफ याम। लाइन कहेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ग्रामर भी थोड़ा बहुत देखते रहिए। अलाइन, अलाइन विद, इसको पूरा ही लिख लेते हैं अच्छे से, अलाइन विद 5 पेयर्स ऑफ याम दैट डज नॉट राइम। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसमें 5 याम के पेयर है और जो राइम नहीं होगी, अनराइम का मतलब भी राइम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अलाइन विद अ पेयर ऑफ, हाँ, याम को कैसे बोलेंगे हम, पहले क्या आता है याम में, कौन सी साउंड आती है, अनस्ट्रेस की स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल a pair of unstressed and stressed syllables that does not rhyme। सारे कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। A line with a pair of unstressed and stressed syllables that does not rhyme। ठीक है, अब इसके बाद ब्लैंक वर्ड्स का पहला यूज कहां पर देखा गया, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स का जो पहला यूज है साथियों, 2 जगह देखा गया, बहुत ही साफ साफ क्लियरली। पोइट्री में देखा गया पहली बार, और पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्ड्स का पहला यूज, ठीक है, किसने किया था, अर्ल ऑफ सरे ने। किसने किया था, अर्ल ऑफ, पोइट्री में कह रहा हूं, हाँ मैं ड्रामा में नहीं जा रहा हूँ, अर्ल ऑफ सरे ने किया था। वही व्याट एंड सरे सनेट्स में पढ़ाए थे। ठीक है, और उसके बाद अगर ड्रामा में आए, अब यहाँ पर ड्रामा में थोड़ा सा हमें ग्रे एरिया है, कई क्रिटिक्स ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, तो मैं आपको इस अंदाज में लिखा देता हूं कि जैसे अगर एक नाम वहां गैस्कोइन आता है, गैस्कोइन, तो ये भी नोट कर लीजिए आप, गैस्कोइन, GASCO, सॉरी GASGO, एक मिनट, GASCOYNE, गैस्कोइन। गैस्कोइन ने पहला यूज किया है, लेकिन इसका जो ग्रेटेस्ट यूज है वो किसने किया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। अब सर की दोनों आ गए ऑप्शन में, तो गैस्कोइन करना है, गैस्कोइन पहले आ गए थे इनसे। ठीक है, और अगर गैस्कोइन नहीं होंगे तो ज्यादा जो एक्सेप्टेड आंसर है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। और क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्ड्स को क्या कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने, माइटी लाइन्स। किसने कहा है, बेन जॉनसन। क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्ड्स को नोट कर लेंगे यहाँ पर, ब्लैंक वर्ड्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इज कॉल्ड एज, कैपिटल में आ जाएगा, माइटी लाइन्स। माइटी लाइन्स, अभी मैं मतलब भी बता दूंगा, माइटी लाइन्स। ठीक है, माइटी मीन्स पावरफुल, लॉट ऑफ यू कैन से फोर्स। और ये कहा किसने है, ठीक है, ये कहा है बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन। बताया था जॉनसन की स्पेलिंग में
एच नहीं आएगा, ये डॉक्टर जॉनसन नहीं है, ठीक है, JONSON, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन शेक्सपियर के बाद कौन सी एज आई है? जैकोबियन एज। कौन सी एज आई है? जैकोबियन। तो इट इज नेम्ड आफ्टर द यू कैन से द स्कॉटिश किंग कॉल्ड एज किंग जेम्स वन, बट लातिन में जेम्स को क्या कहा जाता है? जैकोबस। क्या कहा जाता है? जैकोबस। जैकोबस का एडजेक्टिव क्या बनता है? जैकोबियन। इसीलिए नाम पड़ा इस एज का जैकोबियन एज। ठीक है, तो सारे बच्चे ब्लैंक वर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, माइटी लाइंस, बेन जॉनसन ने कहा है। अब देखना, माइटी का मतलब मैंने बताया पावरफुल। कॉन्सेप्ट कैसे आपको याद रखना है, देखिए, आपको इस पॉइंट को नोट नहीं करना है, खाली देखना है। तो माइटी का मतलब मैंने बताया कि जो अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, ऐसे 5 पेयर लगेंगे भाई, 5 पेयर लगेंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पेयर ये आम के लग गए। तो भाई जो लास्ट की साउंड है US, लास्ट की साउंड क्या है? एस। एस माने स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड माने फोर्स, फोर्स माने माइटी। और वैसे भी जब एंडिंग फोर्सफुल हो तो उसको हम वैसे, अब ये सोसाइटी के बने हुए नाउन से मैस्कुलिन राइम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैस्कुलिन राइम, जिसमें फोर्स के साथ एंडिंग हो। क्रिस्टोफर मार्लो के सारे प्लेज में, इवन फॉर दैट मैटर शेक्सपियर के सारे प्लेज में, हेमलेट, ओथेलो, 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 मैकबेथ, किंग लियर, तो सबके प्लेज, सारे प्लेज में कौन सा मीटर लगा है? ब्लैंक वर्स लगा है। ऐसा कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का कॉन्सेप्ट किससे बोरो किया? तो किससे किया है? क्रिस्टोफर मार्लो से किया है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या नोट करना है अपने को, कि जो माइटी लाइंस हैं या फिर याम्बिक पेंटामीटर है या फिर याम है, उसकी जो एंडिंग स्ट्रेसफुल है या स्ट्रेस्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आ जाएगा नेट के लेवल में, मैस्कुलिन राइम। क्या कहेंगे? मैस्कुलिन राइम। एंडिंग फोर्सफुल है तो मैस्कुलिन राइम हो गई भाई। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? फेमिनाइन राइम। फेमिनाइन राइम यानी SU के पेयर, यानी एंडिंग अनस्ट्रेस्ड। और बता दो जल्दी से कि वो कौन सा फुट है जिसमें एंडिंग अनस्ट्रेस होती है? ट्रॉकी। कौन सा है? ट्रॉकी। तो यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि ट्रॉकी इज अ फेमिनाइन राइम, नोट कर लेंगे, और इयाम इज अ मैस्कुलिन राइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉकी, सॉरी, इयाम इज अ मैस्कुलिन राइम, मैं लिख दूंगा, वो भी होगा, एनापेस भी जाएगा। कोई भी चीज जो अनस्ट्रेस के साथ खत्म होगा वो फेमिनाइन होगा, जो स्ट्रेस के साथ खत्म होगा वो मैस्कुलिन होगा। लिख लेते हैं इसको, मैस्कुलिन राइम ending with stressed syllable, ending with stressed syllable is called as masculine rhyme, or feminine rhyme ending with unstressed syllable. Feminine rhyme ending with unstressed syllable. ठीक है, क्लियर सब लोगों को? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। ब्लैंक वर्स हमारा हो गया था, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट सेकंड पॉइंट। अच्छा, एक नोट पहले लिख लीजिए ब्लैंक वर्स में लास्ट में, कि ऑल एलिजाबेथन प्लेज, हल्के में खोलिए, all Elizabethan plays comma poems of Wordsworth, all Elizabethan plays comma poems of Wordsworth, Milton, and plays of T.S. Eliot. T.S. Eliot की पोएम्स नहीं है, प्लेस की बात हो रही है। प्लेस ऑफ T.S. Eliot are written in blank verse.
ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, सेकंड, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट, देखो जब भी याद रखना, आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जब भी ये वर्ड आएगा हीरोइक, तो पोइट्री या मीटर में हीरोइक का मतलब याम्बिक पेंटामीटर होगा। क्या होगा? याम्बिक पेंटामीटर। अब जैसे हमने परसों नहीं पढ़ा था हीरोइक क्वाट्रेन, है ना? किसमें था हीरोइक क्वाट्रेन? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो उसमें हर लाइन क्या थी? याम्बिक पेंटामीटर थी। तो हीरोइक कपलेट में भी वही होगा। अब लेकिन कपलेट है भाई, कपलेट मीन्स स्टैंजा ऑफ टू लाइंस, कपल से बना। तो अब इसमें होता क्या है, तो ये आप लिखेंगे टू लाइंस, डिफाइन कर लेते हैं, दैट राइम विद ईच अदर। देखो वहां अनराइम था ना ब्लैंक में, यहाँ राइमिंग आ गई। टू लाइंस दैट राइम विद ईच अदर, two lines that rhyme with each other and have iambic pentameter in each line. Two lines that rhyme, underline two lines and underline iambic pentameter. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इसका जो फर्स्ट यूज था वो किस में देखा जाता है? चौसर का द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। बहुत बार एलटी में लेक्चर में पूछना है, हीरोइक कपलेट का पहला यूज किसमें है? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। चौसर का वर्क है ये, लिख लेना इसके आगे फर्स्ट यूज ऑफ एचसी, फर्स्ट यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। ठीक है, इसमें कई बच्चे कैंटरबरी टेल्स कर देते हैं, गलत है। कैंटरबरी टेल्स में भी यूज हुआ हीरोइक कपलेट, लेकिन उससे पहले कहाँ यूज हो गया? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। चौसर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, जेफरी चौसर। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फिर हम इसका पहला यूज हो गया, जो उसका दूसरा, फिर इसके बाद हम देखते हैं ड्राइडन री यूज्ड इट इन नियो क्लासिकल एज। ड्राइडन ने इसको रीयूज किया था नियो क्लासिकल एज में, नियो क्लासिकल एज। ड्राइडन, DRYDEN, ड्राइडन। ठीक है, ड्राइडन को किसका फादर कहते हैं भाई? फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जिन लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, वो लोग या पहली बार सुन रहे हैं, ड्राइडन के आगे लिख देंगे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो ड्राइडन ने इसको रीयूज किया था नियो क्लासिकल एज में। किसको? हीरोइक कपलेट को। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको मास्टर किसने किया? द ग्रेट अलेक्जेंडर पोप। ओके, अलेक्जेंडर पोप मास्टर्ड इट, अलेक्जेंडर पोप मास्टर्ड हीरोइक कपलेट। HC लिख रहा हूं मैं, तुम लोग पूरा लिख लेना चाहो तो, समझ में आ रहा है तो ठीक है। मास्टर्ड हीरोइक कपलेट इन ऑगस्टिन एज, ऑगस्टिन एज, ऑगस्टिन एज में इन्होंने इसको मास्टर कर लिया था। ऑगस्टिन की स्पेलिंग AUGUSTAN। ऑगस्टिन एज में अलेक्जेंडर पोप ने इसको मास्टर कर लिया था। यस, रेप ऑफ द लॉक इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप चाहें तो नोट कर लें। अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, सुनने में अटपटा सा लगेगा टाइटल, बट यहाँ पर लॉक का मतलब यहाँ पर क्या है? ताला नहीं है। लॉक का मतलब क्या है? यस, यस, हेयर। लॉक का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग कह देते हैं जूड़ा या फिर बालों की लटें। ठीक है, जब हम कलेक्टिव नाउन बनाते हैं तो हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता है, बताया था एक बार, फिर बता रहा हूं, कभी भी प्लूरल हेयर्स नहीं होगा, हेयर ही रहेगा।
अनलेस आप एक्सेप्शनल केस कह रहे हो कि उसके सर पर 3 सफेद बाल हैं, तब तो आप कह देंगे ही हैज 3 ग्रे हेयर्स, वहां बन जाता है प्लूरल। लेकिन इन जनरल आप ये नहीं कहेंगे ही हैज ब्लैक हेयर्स, हेयर ही रहेगा, हेयर का प्लूरल हेयर रहता है। लेकिन जब हेयर, जैसे मैंने बताया कि बालों की एक लटें हैं, या फिर जूड़ा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कलेक्शन मीन्स मैनी हेयर, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये एग्जाम में पूछा है, टफ्ट, टफ्ट ऑफ हेयर। बालों के समूह को, जो सर पे खासकर, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लटे कह देते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या हो जाता है वो, टफ्ट, TUFT, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टफ्ट ऑफ हेयर, कलेक्टिव नाउन आ गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो मैंने बताया आपको, अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट को मास्टर किया था ऑगस्टिन एज में रेप ऑफ द लॉक में। अब रेप ऑफ द लॉक पे थोड़ा सा चर्चा रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। तो रेप ऑफ द लॉक, मैंने बताया रेप का मतलब यहाँ पर कटिंग है, कटिंग ऑफ द हेयर ऑफ अ वुमेन, टाइटल ये निकला जोड़कर। तो एरिस्टोक्रेटिक वुमेन है, एक बेलिंडा करके नाम है उनका, और उनकी एक बहुत ही रॉयल लाइफ है, उसको दिखाया हुआ है, और कैसे वो जो है, ये पोएम को मॉक एपिक बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मॉक एपिक, मॉक में मॉक, जैसे मैं बोल रहा हूँ मॉक नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मोक, क्या बोलेंगे, मोक। जब ओ का साउंड आएगा तो मेरे जो लिप्स हैं वो सर्कुलर हो जाएंगे, यानी ओ का साउंड होगा, ओ। सो इट्स मोक एपिक, इट्स नॉट मॉक एपिक जो हम अक्सर बोल देते हैं। छोटी छोटी बारीकियां हैं अपने इंग्लिश की, ठीक है। तो मॉक एपिक की बात करूं मैं, तो रेप ऑफ द लॉक, इट्स अ मॉक एपिक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉक एपिक? इट मीन्स बेसिकली, ध्यान से सुनेंगे, व्हेन द फीचर्स ऑफ एन एपिक are applied to a trivial theme. When the features of an epic are applied to a trivial theme, it is called as mock epic. Trivial thing. What is the trivial thing? Cutting of a hair of a woman. And what kind of features are you applying? You are applying the features of an epic. So, what are the features of an epic? Number one, invocation of the muse. ठीक है, हाँ, हम किसी ईश्वर का आह्वान करते हैं। नंबर टू, ग्रैंड थीम, है तो वो इनसिग्निफिकेंट थीम, ट्राइवियल, लेकिन उसको ग्रैंड बना दिया आपने, ठीक है। नंबर थ्री, क्लैश ऑफ द वॉरिंग पार्टीज, युद्ध करती हुई जो पार्टीज हैं उनके बीच में क्लैश, संग्राम। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एपिक की फीचर्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट की पोइटिक। तो एपिक पोइटिक तो है, ये पोइट्री लिख रहे हैं पूरा। तो खैर, मैं आप लोग को ये बता रहा था कि आप लोग आज इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, मॉक एपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको देख के इसके नोट्स, आज का होमवर्क है मॉक एपिक। और जो मैंने बोला आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिए, जल्दी से लिखना चाह रहे हैं तो मैं 1 मिनट में सुना दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे मॉक एपिक? When the features of an epic when the features of an epic are applied on a trivial theme. When the features of an epic are applied on a trivial theme, it's called as mock epic. Mock epic का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, हीरोइक कॉमिकल पोएम। क्या नाम बताया था? मैं स्पेल कर दे रहा हूं यहाँ पर। मॉक एपिक का दूसरा नाम हीरोइक, HEROI, कॉमिकल आपको बताइए, हीरोइक कॉमिकल पोएम। कॉमिकल, ये टर्म अलेक्जेंडर पोप ने दिया था, हीरोइक कॉमिकल पोएम। मॉक एपिक फिर बाद में राइटर्स ने बोला, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो रहा है, ये सारी चीजें अब चल रही है हमारी हीरोइक कपलेट के अंदर। तो ध्यान से देखो जरा एक चीज, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 2 लाइन का स्टैंजा है, ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, और यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, तो हम ऐसे स्टैंजा को हीरोइक कपलेट तो बोलेंगे। हर लाइन में 5 पेयर भी है याम के, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी है भाई, 5 पहाड़ जैसे बना दिया आपने, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे हीरोइक कपलेट जो अपने सेंस को स्टैंजा के साथ फिनिश भी कर देते हैं, यानी फुल स्टॉप कर देते हैं, इनको हम कहते हैं क्लोज्ड कपलेट। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कपलेट। दैट मीन्स द सेंस ऑफ एन स्टैंजा ends with the stanza. It is called as
क्लोज्ड कपलेट्स। तो क्लोज्ड कपलेट्स में फुल स्टॉप जरूर आता है, नोट कर लेना, क्लोज्ड कपलेट कहते हैं इसको बेटा। और इसके भी मास्टर कौन थे? अलेक्जेंडर पोप, ऑगस्टिन एज में। तो अब देखना क्लोज कपलेट का अपोजिट क्या है। क्लोज कपलेट जब नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कपलेट्स में लूज कपलेट्स हो जाते हैं, यानी यहां से मैं फुल स्टॉप को हटा देता हूं। अब ये ऐसे फुल स्टॉप हटा दिया, तो ये डायग्राम में ऐसे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लो, ये ऐसे ये आप ड्रॉ कर लोगे। अब इसको हम कहते हैं रन ऑन लाइंस। रन ऑन मतलब इसका सेंस दूसरे स्टैंजा में भी चला गया, इसका सेंस दूसरे स्टैंजा में भी चला गया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो नाम है इसका रन ऑन। रन ऑन मीन्स बहता हुआ, निकल गया दूसरी पंक्ति में, रन ऑन लाइंस। और इसके अलावा हम इसको एक और टेक्निकल, जो कि आपके इस बार एलटी में पूछा है, इंजैबमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंजैबमेंट। स्पेल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपिटल में लिखेंगे, टेक्निकल वर्ड है इंजैबमेंट, ENJAMBMENT। जो ये जब भी MENT आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मंट, मेंट नहीं होता, हम लोग बोल देते हैं। अरे भाई क्लियर हो गया। इंजैबमेंट का मतलब रन ऑन लाइंस, डायग्राम बना दिया। डॉटेड लाइन का मतलब सेंस रन्स ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, सेंस रन करेगा, चाहे तो आप लिख लें सेंस। क्लोज कपलेट को रिपीट करूं, क्लोज कपलेट क्या होता है? व्हेन द सेंस एंड्स विद द स्टैंजा, व्हेन द सेंस एंड्स विद द स्टैंजा, जब सेंस स्टैंजा के साथ खत्म हो जाए, क्लोज कपलेट। व्हेन द सेंस डज नॉट एंड and the sense runs on to the next line, it's called enjambment. अब वो 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हुई थी, अब दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। यहाँ पर भी 1 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो गई थी। बाकी विजिबल है सब लोगों को? ठीक है, तो बेटा जल्दी से बता दो, क्या इंजैबमेंट या रन ऑन लाइंस टाइट कपलेट्स होंगे या लूज कपलेट्स होंगे? इंजैबमेंट लूज कपलेट्स होंगे, क्योंकि कपलेट्स यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं कर रहे और इसका सेंस बहते हुए इधर चले जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 नाम हो गए, क्या क्या हुए? रन ऑन लाइंस, इंजैबमेंट या फिर लूज कपलेट्स। और टाइट कपलेट्स किसका नाम हो गया? हीरोइक कपलेट्स का, या सॉरी क्लोज कपलेट्स का। क्लोज कपलेट को टाइट कपलेट्स भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इंजैबमेंट का एक और नाम आ गया लूज कपलेट्स। ठीक है, नोट कर लेंगे पूरी क्लास, लूज कपलेट्स। तो अब जल्दी से यहां से एक वन लाइनर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है पोप इन वर्स्ट स्टॉकिंग्स। एक टर्म लिखिए, पोप इन वर्स्ट स्टॉकिंग्स, ढूंढ के लाइएगा आप लोग। वर्स्ट, WORST, वर्स्ट स्टॉकिंग्स, STOCKINGS, स्टॉकिंग्स जो लॉन्ग सॉक्स पहनते हैं, स्पेशली यूरोपियंस, ठंड में वहां पर बड़े मोजे पहनते हैं ऊपर तक, तो उसको स्टॉकिंग्स कहते हैं। तो पोप इन वर्स स्टॉकिंग्स मीन्स द राइटर who wanted to write like Pope's tight couplets or close couplets but could not do so and end up writing loose couplets. That's why उसको क्या कहा गया? Pope in worst stockings. कौन थे वो? उनको आप जरूर देख के लाइएगा, ये होमवर्क है। जिन लोगों को पता है फिर भी वो उसके बाद उस राइटर पर और रिसर्च करिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। जी जी,
अब ठीक हो रहा है, वो बीच में 1 मिनट के लिए हो गया था, अब तो ठीक हो रहा है। तो ठीक। तो नाम लिख लेते हैं एटलीस्ट हम, ताकि हमारा लेक्चर एक कहीं ना कहीं शक्ल ले ले खत्म होने की। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट लिख लेते हैं नाम, कुछ नेम्स जो बचे रह गए उनकी एक लिस्ट जैसी बना लेते हैं फटाफट। तो हमने ब्लैंक वर्ड्स कर लिया, हीरोइक कपलेट कर लिया, उसके साथ साथ मैंने आपको क्लोज कपलेट बताया, और उसी में मैंने आपको लूज कपलेट्स भी बता दिया, एनकैपमेंट बता दिया। ठीक है, मैंने आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन राइम भी बताई। आज बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने थोड़ा सा कसा है अपने आप को। तो आइए जल्दी जल्दी अब खाली बस स्टैंजा फॉर्म्स के नेम्स लिख लेते हैं, फिर कल हम उसको एक फाइनल शेप देंगे। तो थर्ड हमारा है 3 लाइन का स्टैंजा, क्या होता है भाई? तर्जा राइमा। क्या होता है? तर्जा राइमा। तर्जा राइमा। वॉइस आ रही है सब लोगों को? तर्जा राइमा 4 लाइन का स्टैंजा। क्वाट हाँ, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। पहले हम लिखते हैं क्वाट्रेन। 4 लाइन का स्टैंजा क्वाट्रेन। ठीक है, तर्जा राइमा जो होता है वो क्या होता है? A B A, B C B, C D C। 3 लाइन का स्टैंजा होता है और उसमें इंटरलॉक होता है। क्या होता है? इंटरलॉक। इंटरलॉक समझ गए? इसका बी यहाँ लॉक हो गया, ऐसे एरो बनाओ, इसका सी यहाँ लॉक हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज टर्जा राइमा। एरो से इंटरलॉकिंग दिखा देना। ठीक है जी। क्वाट्रेन 4 लाइन का होता है। क्वाट्रेन 4 लाइन का होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर फिफ्थ आता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं सिनेक्विन। सिनेक्विन क्वाट्रेन 4 लाइन का, इसको बैले स्टैंजा भी कहते हैं। कल हमने इन मेमोरियम स्टैंजा भी देखा था। सिनेक्विन 5 लाइन का होता है। 5 लाइन की पोएम को लिमरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमरिक्स। बच्चों की पोएम कहते हैं इसको। ठीक है, LIMERICKS, लिमरिक्स। चिल्ड्रन पोइट्री लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। चिल्ड्रन पोइट्री को हम एक और नाम से जानते हैं साथियों, लाइट वर्स। क्या कहते हैं? लाइट वर्स। हाँ, चिल्ड्रन पोइट्री को कहते हैं लाइट वर्सेस। फिर उसके बाद 6 लाइन का क्या होता है? वैसे तो सेस्टेट होता है, लेकिन हम लोग 6 लाइन में एक स्टैंजा आता है रॉबर्ट बर्न्स का। क्या कहते हैं इसको? बर्न्स स्टैंजा। क्या कहते हैं? बर्न्स स्टैंजा। बर्न्स इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट बर्न्स, अ ग्रेट स्कॉटिश पोइट। रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, उसके बाद फिर 7 लाइन का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 7 लाइन वाला, राइमा रॉयल। राइमा रॉयल। ठीक है, ये मैं सभी को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, राइमा रॉयल, ये वैष्णवी आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जितने भी फेमस पोएम्स हैं आप करके लाएंगे। ठीक है, तो राइमा रॉयल 7 लाइन का स्टैंजा होता है। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, और इसको राइमा रॉयल, रॉयल वर्ड क्यों उसके साथ जोड़ा गया, ये भी देखेंगे। सब लोग देख के लाएंगे इस होमवर्क को। ठीक है, तो राइमा रॉयल। उसके बाद 8th आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओट्टावा राइमा। 8 लाइन का, 8 लाइन्स के स्टैंजा होते हैं, उसको कहते हैं ओटावा राइमा। ठीक है, इनकी राइम स्कीम्स और वो सब मैं लिखवा दूंगा फिर, लेकिन आज मैं आप लोगों को एटलीस्ट स्टैंजा फॉर्म्स लिखा रहा हूँ। इसके आगे जरूर लिख देंगे, सबके आगे लाइंस लिखते रहना आप। ओटावा राइमा 8 लाइन्स का होता है। ठीक है, अच्छा वैसे एक क्वेश्चन आया था, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट पूछा गया था, और ओटावा राइमा के बीच में डिफरेंस। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट और ओटावा राइमा, बताओ फिर। हाँ, निवेदिता बताओ। ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में कितनी लाइन होंगी? ऑक्टो सिलेबिक, सिलेबिक लाइंस पूछी गई हैं ऑक्टो सिलेबिक कपलेट में।
हाँ हाँ बस 8 लाइन्स। हाँ ठाकुर। और मैंने क्या बोला, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट वर्ड बोल रहा हूँ ना मैं। उसमें कितनी लाइन कपलेट है भाई? लाइन तो दो ही होंगी यहाँ पर। हाँ सिलेबल 8 होंगे हर लाइन में। ठीक है। इट इज नॉट ओटावा राइमा, इट इज ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ऑक्टो देखते ही हमें 8 लाइन नहीं लगानी है, हमें लास्ट के वर्ड को देखना है, वो कपलेट है। यानी क्या होगा, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में 2 लाइन होंगी और हर लाइन में टोटल सिलेबल 8 होंगे। समझ में आया? ऑनलाइन भी समझ में आया? और ओट्टावा राइमा होगा तो टोटल लाइंस कितनी होंगी? 8। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि एक ओटावा राइमा में 4 कपलेट हो, क्योंकि 2 × 4 8, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑक्टोसिलेबिक में ऑक्टा जहां पर आया तो आपने 8 नहीं लगा देना है। ठीक है। हाँ ठीक है। पूजा जोशी जी बाजपुर से बहुत अच्छा रिस्पांस करती हैं, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने, बहुत अच्छा, आप में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है मैम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मैंने कल परसों भी नाम लिया था, मीनाक्षी बिष्ट जी हैं। ठीक है। और इधर पूजा जोशी जी हैं, और भी बहुत सारे बच्चे स्पेशली इस बीच काफ़ी तेज़ी से आंसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब आते हैं 9, 9 लाइन का स्टैंजा, स्पेंसेरियन स्टैंजा। कल ही पढ़ा था हमने। टोटल 9 लाइन होंगी, 8 लाइन याम्बिक पेंटामीटर। देखते हैं लास्ट लाइन किसको याद है। लास्ट लाइन क्या है स्पेंसेरियन स्टैंजा की? याम्बिक हेक्सामीटर। और याम्बिक हेक्सामीटर को क्या कहते हैं बेटा? एलेक्जेंड्रिन। नाम लिखा है हमने, एलेक्जेंड्रिन कहते हैं। ठीक है। चलिए। और ऐसा कुछ 10 लाइन का ऐसा स्टैंजा है नहीं। 14 लाइन का फिर हम सनेट देखते हैं, 14 लाइन की कविता है। ठीक है। तो मैं अब पूरा एक फ्लो में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ब्लैंक वर्स, heroic couplet, terza rima, quatrain, sinequin, limericks, burns stanza, rima royal, ottawa rima एंड स्पेंसेरियन स्टैंजा। तो एक से अगर गिने तो टोटल 10 हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनको आप, इनके एक एक एग्जाम्पल आज घर पे जरूर थोड़ा सा इस पे ब्रश अप करें, इसको थोड़ा सा फर्दर रिफाइन करें, इसको और थोड़ा सा छान के लेकर आइए, तो आपको और मजा आएगा इन लेक्चर्स में। ठीक है। मेनली लेकिन आपका हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे तो पूछिए, और टर्जा राइमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा कि इसका मतलब ये कोई कम या छोड़ने लायक है, ऐसा तो नहीं। स्पेंसर स्ट्रेंजर पूछ ही दिया इसी बीच। तो हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। राइमा रॉयल क्यों पड़ा, इसका नाम ये पूछा गया है, रॉयल वर्ड क्यों ऐड किया गया इसमें, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। एक और मैं आप लोग को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि सैटरडे को इवनिंग क्लास क्लोज है हमारी ना, शाम सुबह ही पढ़ लेंगे हम लोग। जूम क्लास में लिंक आएगा आपको। सैटरडे ईद है उस दिन, कुछ मुझे शाम के वक्त काम भी है, तो सैटरडे को हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन इवनिंग क्लास ऑफ है, बट आपको क्लास मॉर्निंग में दे देंगे 6 to 7। तो जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ सारे ग्रुप में लिंक आ जाएगा, सुबह 6 बजे जूम से लिंक आएगा सैटरडे को। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। किसी का